55 बिलियन से गिरकर 44 बिलियन हुआ है। ऑफ कोर्स काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर हैं और साथ ही साथ मौसम यानी कि क्लाइमेट फ्रेंडली फार्मिंग के ऊपर यहाँ पर बातचीत की गई, जीएसटी और इनपुट टैक्स पर यहाँ पर बात की गई और जो सब्सिडीज हैं, जैसे कहा गया कि बहुत सारे फ्रेगमेंटेड हैं, बहुत अलग अलग सब्सिडीज हैं, उसको एक ही अम्ब्रेला में लाकर उसे डायरेक्टली किसान के अगर अकाउंट में जमा कर दिया जाए तो इस पर भी बातचीत यहाँ पर वित्त मंत्री के साथ हुई है। और साथ ही साथ टेनेंट फार्मर जो है उनकी दिक्कतें यहाँ पर काफी बड़ी हुई हैं, तो जैसे कहा गया कि उनके ऊपर मैपिंग हो सकती है या फिर वो रजिस्टर करवा के यहाँ पर जो सहूलतें हैं उसको भी मुहैया करवा सकते हैं। तो काफी सारी बातचीत यहाँ पर हुई है, लेकिन अब यहाँ पर इसमें क्या काम किया जाना चाहिए और क्या कुछ यहाँ पर छूट रहा है और इसके अलावा जो इतनी लंबी लिस्ट है उसमें क्या प्रायोरिटीज हैं, इस पर फिलहाल चर्चा करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत के रामपाल जाट हमारे साथ हैं। रामपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बातचीत जारी है। एग्रीकल्चर हमेशा एक गर्म मुद्दा रहा है और इमीडिएटली इलेक्शन के पहले और बाद में तो ज्यादा ही गर्मा जाता है। कैसे देखते हैं आप जो एज ऑफ नाउ डिमांड चल रही हैं, बातचीत चल रही है एग्री को लेकर? मनीषा जी, 2015 में जब प्री बजट मीटिंग थी श्रीमान अरुण जेटली साहब के साथ, तो हिंदुस्तान के किसानों की ओर से हमने पहली बात ये कही थी कि आप हमारी जो सब्सिडी पहले तो उसको खत्म करो, हमको आपसे सब्सिडी चाहिए ही नहीं। आप हमें सब्सिडी दे क्यों रहे हो? हम तो ये चाहते हैं कि आप तो हमारा जो उपज है उसके दाम देने की बात करो ना, उसके हमको पूरे दाम मिले इसकी बात करो ना, और उस पर खरीद की गारंटी की बात करो ना एमएसपी पे। तो यदि किसान की जेब में पैसा आ जाएगा तो 1964 में टीटी कृष्णमाचारी साहब ने एक बात कही थी बहुत अच्छी पूरे देश के में। उन्होंने कहा किसान की फसल की खरीद उसके खेत से हो जाए और किसान को उसकी फसल को उचित दाम मिल जाए तो सरकारों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसान अपना आप कर लेगा। तो हम सब्सिडी तो चाहते ही नहीं, क्यों हमें सब्सिडी दे रहे हैं? हम तो ये चाहते हैं कि आप तो हमें अवसर दो जिससे हम हमारे उपज का मूल्य तय कर सके। हमारे उपज का जो आप मूल्य तय करते हो, जिसको आप न्यूनतम कहते हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हो, उसमें खरीद हो जाए, खरीद की सुनिश्चितता हो जाए। और हम तो ये जो किसान सम्मान निधि की बात है, इसके बारे में हमने सदा कहा है कि किसान का सम्मान तो उसमें है जब उसको स्वाभिमान के साथ अपनी आय बढ़ाने का मौका मिले। हम हाथ पसारने वालों में नहीं है, इसलिए हम हाथ पसारना चाहते ही नहीं। हम हैं अन्नदाता, हमारा चरित्र हम दाता का ही बना रहना देना चाहते हैं। दाता का हमारा चरित्र बना रहे, हमारा हाथ लेने की मुद्रा में नहीं देने की मुद्रा में रहे। और देने की मुद्रा के लिए जरूरी है दो चीजें, खेत को पानी मिल जाए और फसल को दाम मिल जाए। तो हम सरकार को हम सब्सिडी दे देंगे, तो सब्सिडी हम तो देने वाले, लेने वाले क्यों? तो हमारी जो उल्टी स्थिति कर दी। इसलिए ये जो जितने भी हमारे लोग हैं जो बोलते हैं सब्सिडी बढ़ाओ, हम ये कब हो गई, अरे हम सब ठीक कर लेंगे। तो पहले आप किसान को समृद्ध बनाओ, और किसान समृद्ध होगा तो हिंदुस्तान समृद्ध हो जाएगा। आपका जो ये है ना मॉडल इकोनॉमिक डिजाइन, जिसको आप कॉर्पोरेट डिजाइन कहते हो, ये कॉर्पोरेट डिजाइन सबसे ज्यादा घाटे में दे रहा है किसानों को। इसलिए उसको बदलने की बात करो ना बजट में। तो बजट लाओ नए विजन के साथ, नए उम्मीदों के साथ, जिससे हमारा देश दुनिया में नंबर 1 बने, जिससे हमारे देश के ललाट पर जो किसानों की आत्महत्याओं का कलंक है वो धोया जा सके। उसके लिए काम करो। एब्सोल्युटली है खेत को पानी और फसल को दाम देने की, इसलिए ये करो भाई। और ये जो आप सब्सिडी की बात करते हो और ये जो नीचे बताते हो कभी ऊपर हो गया आयात और कभी नीचे हो गया आयात निर्यात नीति आज भी किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों के हितों में नहीं है। आज भी किसानों के दामों को गिराने के लिए आयात निर्यात नीति का किसानों के विरोध में हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है। तो हम उस उपयोग में ले रहे हैं अभी तो हमें। यदि जरा सा कोई दाम बढ़ेगा इसका आयात कर लो, कोई दाम घट गया तो उसको निर्यात कर दो। ये जो इनकी स्थिति है ना, इसका सरकारों की जो नीति आयात निर्यात नीति, इसको सुधारने की जरूरत है। और ये मैंने कहा, ये भारत का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने भी कहा है। उन्होंने कहा है अभी वर्तमान में जो किसान के लिए जो आयात निर्यात नीति है ये उनके हित में नहीं है, उनके अहित में है। उपभोक्ता के हित के नाम पर। तो रामपाल जी, अगर
रामपाल जी, आपको सुनने में बहुत मजा आ रहा है और आप बहुत स्पष्ट सीधी बात यहाँ पर कर रहे हैं और ये चिंताएं काफी समय से बनी भी हुई हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि अगर 3 टॉप नीतियां आप बना के दीजिए जो किसानों के एब्सोल्यूट हित में है, प्रायोरिटाइज इसको किया जाए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको बताया जाए, तो आप क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूंगा कि जब 2047 में हमारी स्वतंत्रता को 100 वर्ष पूरे हों, उस दिन किसान बेचारा नहीं रहे। आज किसान बेचारा है। यदि वो बाजार में सामान खरीदने जाता है, अपने कृषि में प्रयुक्त होने वाले सामग्री का क्रय करता है, तो उसे कहा जाता है तुमको इस दाम में लेना है कि नहीं लेना, नहीं लेना तो हटो यहां से। जब अपनी उपज बेचने जाता है बाजार में, उसे कहा जाता है तुमको बाजरा 1200 रुपए में देना है कि नहीं देना है, नहीं देना तो हटो यहां से। तो आज ये जो हम बेचारापन है, पहले हम चाहेंगे 1947 में किसान बेचारा नहीं रहे जी। ये जो बेचारापन है, इसका कारण है उद्योग जगत के अधीन है अभी कृषि जगत। आज जितना भी कृषि में जो लाभ होता है वो किसको जा रहा है? खाद कंपनी, बीज कंपनी और ये आपका ट्रैक्टर कंपनी। हम चाहेंगे ये सारे सामान जो कृषि में प्रयुक्त होने वाले हैं, चाहे खाद हो, बीज हो, कीटनाशक हो, इनका सबका उत्पादन गांव में हो और उत्पादन के लिए प्रशिक्षण सरकार दे। ये काम करो ना, तो हम तो खुद ही बना लेंगे। जब किसान आत्मनिर्भर था, कृषि में स्वावलंबन था, तो किसान सुखी था जी। जैसे ही हमारी कृषि परावलंबी हुई, हमारी कृषि में परस्पर पूरकता समाप्त हुई, हम दुखी हो गए। आज चारों तरफ सड़कों पर देख लो, आपको गोवंश मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि आपने खेती का रासायनिकरण और जो मशीनीकरण किया है, उसके कारण से खेत बाहर हो गया इस परिधि से, खेती की परिधि से। इसलिए आज ये दुर्दशा है। तो आप इस दुर्दशा को समाप्त करने के लिए हम चाहेंगे जी, लौट चलो वापस, युगानुकूल बनाओ सब चीजों को। इसलिए कृषि में लाओ स्वावलंबन, गांव में शुरू करो स्वायत्तता का काम। एक गांव में पहले 10 उद्योग थे, तो खेती का केवल खेती नहीं होता, खेती जो सहायक ग्रामोद्योग है वो भी है, और इन्होंने उनको खत्म करने का काम किया। इसलिए यहाँ लोहार को खत्म करके टाटा को पनपाया गया, मोची को खत्म करके बाटा को पनपाया गया। इन नीतियों को बदलो ना। हम चाहेंगे ये जो उत्पाद है, ऐसे जो गांव के हैं, ग्रामोद्योग है, उनको जीवित करो। एक गांव में 10 उद्योग लगाओ ना, तो गांव में स्वायत्तता, गांव का निर्णय गांव में ही हो, आपके भरोसे नहीं। आप नीतियां बनाओगे और गांव फॉलो करेगा। आप हरित क्रांति लाओगे और पूरी खेती को विषाक्त बना दोगे, नीति तुम्हारी, और फिर कहोगे अब जैविक पे और चलो। तो तुम्हारी नीतियां ये पेंडुलम की तरह है, एक तरफ जाएगी फिर वापस लौटेगी। तो इसलिए आप दीर्घकालीन सोचते नहीं हो। तो हम तो ये सोचते हैं इस बार का बजट 2047 में किसान नहीं रहे, उसका बेचारापन खत्म हो। एब्सोल्युटली रामपाल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2047 तक ऐसी स्थिति ना हो जो एज ऑफ नाउ यहाँ पर है। और जैसे आपने कहा कि काफी कुछ यहाँ पर एट फार्म गेट अगर हो जाए, जो काफी समय से बातचीत भी है, तो काफी बेहतरीन होगा। कुछ और व्यू पॉइंट्स भी ले लेते हैं। सुनील बलदेवा जी, काफी सारी बातचीत यहाँ पर आज फाइनेंस मिनिस्टर के साथ हुई है। ऑफकोर्स रामपाल जी ने काफी वैलिड पॉइंट्स वहां पर किसानों के समक्ष भी यहाँ पर रखे हैं। आपको क्या लगता है? और सीधे पॉइंट पे ही आ जाते हैं कि अगर आपको कोई 3 चीजें लगती हों जो वित्त मंत्री को, फूड मिनिस्टर को, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर को फिलहाल देखनी चाहिए जब वो एग्री और किसान से संबंधित है, तो क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के मेन 3 पार्ट हैं, किसान, इंडस्ट्री और उपभोक्ता। तीनों पार्ट के बीच में सामंजस्य बिठाने के चक्कर में दीर्घकालीन नीतियां नहीं बन पा रही है। केवल मैं एक रामपाल जी के इस बात से मैं हमेशा सहमत रहा हूं, लेकिन जहां तक दीर्घकालीन नीति बनाई और उस पे किसानों को नहीं समझा पाए, इसलिए वो दीर्घकालीन जो है नीति लागू नहीं हो पाई। इसका भी